the most important topic of inorganic chemistry. That is basically we are dealing with VBT, we are dealing with the Vesper theory, that's a valence electron pair Boson theory, and at the same time we are dealing with MOT. अब तीनों थ्योरीज हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप में इनका पूछा हुआ है। तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ VBT को किसने दिया। देखो यहाँ पे कभी कभी नाम पूछता है साइंटिस्ट का, VBT को किसने दिया। तो VBT को दिया हमारे पास दो साइंटिस्ट ने मिलके, एक का नाम था हमारे पास दैट इज कॉल्ड हिटलर, वन इज कॉल्ड हिटलर, और दूसरे का नाम था भी हमारे पास कौन सा, द सेकंड वन इज कॉल्ड लंडन। इसको इन्होंने VBT को दिया। उसके बाद आती है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी को इसने दिया, तो वेस्पर थ्योरी को जो बेसिकली दिया गया था वो हमारे पास था, सबसे पहले इसको प्रपोज्ड किया गया सिरविग एंड पॉल। एट द सेम टाइम इसको उसके बाद एक्सटेंड किया गया, यूज़ किया गया किसने भाई, इसको यूज़ किया गया नाइलोम ने और हमारे पास ग्लिप्सी ने। ग्लिप्सी ने, तो ये भाई रहा हमारे पास यहाँ पे। तो बेटा ये जो दो चीज़ें हमारे पास बता दी मैंने। MOT क्वेश्चन दिए, तो MOT वाज गिवन बाय वी कैन से हुंड एंड मुलिकन, हुंड एंड मुलिकन। अब तीनों थ्योरी को मैं स्टेप बाय वन यहाँ पे डिस्कस करूँ। पहले सबसे पहले किसने दिया, तो याद रखना हिटलर लंदन ने दी भाई VBT, उसके बाद आया सिरविग पॉल ने दी वेस्पर थ्योरी, और इसको एक्सटेंड किया, एप्लीकेबल किया किसने हमारे पास, प्रपोज की थी सेडविक ने, पोल ने, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया, अप्लाइड किया किसने, लाइनोम और ग्लिप्सी ने। मुलिकन थ्योरी जो थी, मुलिकन ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मुलिकन हुंड्स ने। तो ये हमारे पास थी। अब सबसे पहले बात करते हैं VBT की, हिटलर थ्योरी लंदन की बात करते हैं, ये क्या बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ VBT की, सो VBT क्या बता रहा है भाई, देखो VBT बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। VBT बता रहा है क्या भाई यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि किस तरह से हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन अकर। सो इट टेल्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो ये भी बता रहा है कि भी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होती है। इट आल्सो एक्सप्लेन हाउ दी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अकर, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे हो रही हमारे पास, वो भी एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास, मतलब उसको उसी से ऑप्शन तो बनेगी हमारे पास दो चीज़ें। अब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बात होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होते हैं, मतलब वैलेंस ऑर्बिटल्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये वैलेंस जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें कैसे हमारे पास ओवरलैपिंग होती है, ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। तो दो चीज़ों के हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद जब ये बताता कि ओवरलैपिंग जब हो रही है वैलेंस ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वहाँ पे दो एटम्स के बीच में हो रही है। तो इसमें क्या होगा भाई, जब दो एटम के बीच में हो रही है उसके बाद क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा, जब ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तो उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं शेयर होंगे। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, तो रिजल्टिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। सो देयर विल बी रिजल्टिंग व्हाट, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन and that acquire at least a pair of electron with opposite spin। ठीक है, विद ऑपोजिट स्पिन। तो ये भी होगा हमारे पास। और थर्ड पॉइंट ये भी बताते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस देता कि भाई ओवरलैपिंग जो मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए, ओवरलैपिंग मस्ट बी मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, देयर मस्ट बी मैक्सिमम ओवरलैपिंग। तो ये भी यहाँ पे बता रहा भाई कि जितनी ओवरलैपिंग हो उतनी ज़्यादा हमारा बॉन्ड स्टेबल होगी। और दूसरी बात जो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास लास्ट आती है, दैट दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज what we can say डायरेक्शनल बॉन्ड। ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी ज्योमेट्री शेप यहाँ पे डिसाइड हो सकती है। तो ये बात, अब जितना कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितनी हमारे पास मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी हमारे पास, उतना ही हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, उतनी ही बॉन्ड स्ट्रांगर होगी, उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी बॉन्ड की। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती, तो ये डिपेंड करती है हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे, किस तरह से ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। जैसे मान लो मैं अब यहाँ पे बता दूँ कि हमारे पास P, D और F ऑर्बिटल है। ये सारे ऑर्बिटल्स क्या हैं, ये सारे हमारे पास डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है भाई, अब और जैसे डायरेक्शनल ऑर्बिटल की बात करें, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी भाई, हमारे पास मोर ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, देयर वी हैव अ मोर ओवरलैपिंग। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं एस ऑर्बिटल की, एस ऑर्बिटल हमारे पास यू नो दैट इट हैज़ नो डायरेक्शन, इट्स स्फेरिकल सिमेट्रिकल, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। तो अगर ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल हमारे पास है तो इसमें जो ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे होती है लेस ओवरलैपिंग होती है।
इसमें हमारे पास लेफ्ट से ओवरलैप होता है। तो ये भी आपको याद थी दो चीज़ें हमारे पास। तो एक दूसरा भाई ओवरलैप कैसे हो रहा है, देखो एक तो बताया ऑर्बिटल्स की बेस पे, ठीक है, दूसरा बताया ओवरलैप कहाँ पे हो रहा है। क्या ओवरलैप हमारे पास आपका कोएक्सल हो रहा है, क्या ओवरलैप हमारे पास आपका कोएक्सल हो रहा है, या फिर आपका ओवरलैप जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड कोलेटरल, या फिर ओवरलैप हो रहा है कोलेटरल। तो क्या ये कोएक्सल हो रहा है या फिर कोलेटरल हो रहा है, तो ये भी ओवरलैप की बात करते हैं यहाँ पे। सो वेदर इट्स अ coaxial overlap or it's a collateral overlap. So we have to consider this also if it is a coaxial overlap. अगर ये coaxial overlap हो रहा है हमारे पास तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे overlapping will be maximum. If it is a collateral overlap then it is said to be that overlapping will be less. ठीक है, overlapping be less. एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप की बात कर रहा हूँ। तो ये भी यहाँ पे अब इसके बाद में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर मान लो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ, अगर हमारे पास आपका एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर ये इंक्रीज हो जाए, ठीक है भाई, याद रखना यहाँ पे, तो उस केस में आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, यहाँ पे डिक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट मीन्स योर एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि अगर आपका एन इंक्रीज हो जाए तो उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब मैं ओवरलैप कर रहा हूँ 1s ऑर्बिटल को किसके साथ, 2p ऑर्बिटल को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो या फिर मैं आपको बता दूं कि 2s को मैं ओवरलैप करूं किसके साथ, यहाँ पे 2p के साथ। लेट्स से हमारे पास 3s को ओवरलैप करूं मैं किसके, 3p के साथ। अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो आपका n की वैल्यू 1 है और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 और 3 है। तो अब सुनो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 और 2 है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 और 3 है। इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो किसके साथ होगी, 1s और 2p की, उसके बाद किसकी होगी 2s और 2p की, और सबसे कम किसकी होगी यहाँ पे बेटा, सबसे कम होगी यहाँ पे 3s और 3p की। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास जो है वो छोटी है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 और 1 का डिफरेंस करें, यहाँ पे n की वैल्यू 2 और 2 की बात करें, यहाँ पे n की वैल्यू 3 और 3 की बात करें। जैसे से n की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। अगर n की वैल्यू सेम हो तो फिर क्या होगा, अगर n की वैल्यू सेम हो तो फिर क्या होगा भाई यहाँ पे बेटा, अगर n की वैल्यू सेम है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा भाई, लेट से लिखा मैंने 2p और 2p के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, उसके बाद में लिखा यहाँ पे भी आपका, लेट से मैंने बात की यहाँ पे 2s और 2p के बीच बॉन्ड बन रहा है, उसको लिखा भाई 2s और क्या कहते हैं इसको, 2s के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि भी जो हमारे पास डायरेक्शनल ऑर्बिटल उनके ओवरलैप ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है, यहाँ पे sp है हमारे पास, और यहाँ पे ss है। अब देखो भाई p ऑर्बिटल डायरेक्शन है, उसकी जो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी हमारे पास। इस केस में हमने देखा भाई यहाँ पे p की बात, पहले हम p की बात करेंगे, फिर उसके बाद s की बात करेंगे, डायरेक्शनल यहाँ पे ज़्यादा, तो डायरेक्शनल ओवरलैप की भी बात होती है यहाँ पे। तो अब ये इसमें सीक्वेंस करेगा भाई, पहले p ऑर्बिटल, फिर उसके बाद ps हो गया, फिर लास्ट में हो गया भाई ss आपका, तो ss ऑर्बिटल, तो नेचर आती ऑर्बिटल भी डिपेंड करता है, ये भी हमारे पास हो गया। अब इसी बेसिस पे यू नो दैट देयर आर टू बॉन्ड्स, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, हमारे पास सिग्मा बनता है एक पाई बनता है। कोएक्सल में जब हमारे पास होगा आपका, इस केस में सिग्मा बनेगा, और जब आपका कोलेटरल होगा यहाँ पे आपका पाई बनेगा। तो यहाँ पे दो टाइप से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा और पाई होते हैं, वो भी सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बनते हैं। तो ये थी हमारे पास वीबीटी का एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन पार्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे लगा आपको, वो मे बी आपके जो पॉइंट बताए मैंने आफ्टर दिस वन फेज, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि भाई अब देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। यू नो दैट कि अगर ऑर्बिटल्स हमारे पास एक्सेस पे ओवरलैप करें, जैसे ये आपका s और s से इसका ओवरलैप हो जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और इसको हम कहेंगे यहाँ पे एक्सल ओवरलैप, इसको हम कहेंगे यहाँ पे एक्सल ओवरलैप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है चाहे वो एसएस ओवरलैप से हो या फिर एसपी ओवरलैप से हो। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैप से। यहाँ पे एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ मैं, यहाँ पे आपका ऑर्बिटल है पी और इसके बाद यहाँ पे पी ऑर्बिटल, इन दोनों को ओवरलैप हुआ तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड बनेगा हमारे पास आपका लेटरल ओवरलैप से या साइड वाइज ओवरलैप से, इसको बोलेंगे लेटरल ओवरलैप से, आप बोलेंगे इसको हम साइड वाइज ओवरलैप से। इसको हम ऊपर वाले को हेक्सल बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है, ये भी बोलते हैं, ये साइड वाइज से। ये क्लियर आपको यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं वीबीटी के बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे जनरल बात होती है। तो अभी इसके बाद में अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है हमारे पास, उस केस में क्या रहता है भाई हमारे पास। देखो इस थ्योरी को वीबीटी को बेसिकली दिया था हिटलर ने, बट इसको जो एक्सप्लेन किया ना, आपको एक्सटेंड पता है किसने किया इसको एक्सटेंड किया था हमारे पास, ये भी याद रखना, इसको एक्सटेंड किया था अगेन पॉलिंग एंड
पॉलिंग एंड स्लेटर। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पे थोड़ा सा। अब मैं इसकी बात करूँ, जब यहाँ से बात निकलती तो हमारे पास बात आती कहाँ पे भी कि केमिकल बॉन्ड जो बनता है उस केस में थोड़ा सा रिव्यू देते हैं आपको। देखो ये बता देते हैं आपको। सो दिस इज डन एंड दिस पोर्शन इज, यू रिमेंबर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस इज ऑल्सो डन। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वन मोर टॉपिक की। देखो जब केमिकल बॉन्ड बनती है तो एक ग्राफिकली समझते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली में एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ ड्रा किया, एक एक्सेस पे हमने लिया पोटेंशियल एनर्जी को, एक एक्सेस पे लिया हमने क्या लिया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को, ठीक है भाई, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को। लेट्स से इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करी है। और हमारे पास दो एटम है, हाइड्रोजन एटम है हमारे पास लेट्स से, और ये यहाँ पे हैं दो हाइड्रोजन एटम, एक दूसरे से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर है, ठीक है भाई, यहाँ पे काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे जो एटम है दे आर फार अपार्ट, ठीक है, दे आर फार अपार्ट, बोथ अपार्ट हमारे पास। अब जब एटम ये कंबाइन करेंगे तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, लूज करेंगे 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 एनर्जी लूज करेंगे। एक टाइम आएगा कि इनका जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम होते 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 यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है भाई, यहाँ पे पहुँच गया। फिर हमारे पास अब हो सकता है कि यहाँ पे जब पहुँच गया तो इस केस में इनमें क्या होगा, देयर इज़ वन काइंड दैट यहाँ पे इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगी, ठीक है। फिर अगर ये मान लो इस तरह से रिपेल भी कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्शन से दौरान की इनकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर यहाँ पे ऊपर आ गए तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं और यहाँ पे ये थोड़ा रिपेल कर्षण को, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी रिपल्शन होगी, तो यहाँ पे बेसिकली ये रिपल्शन डोमिनेट कर रही है, यहाँ पे ये रिपल्शन डोमिनेट कर रही है। और रिपल्शन डोमिनेट करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भाई अगर एक बॉन्ड बनेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ बनेगी हमारे पास, और ये होगी भाई इसकी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी होगी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक भाई हमारे पास, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी होगी हमारे पास, दिस इज बॉन्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ हमारे पास, जो रिपल्शन से क्रिएट होगा यहाँ पे, तो एक रिपल्शन बनेगी यहाँ पे, ठीक है भाई, बेटा ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो ये जो एरिया रीजन हमारे पास है, दिस इज द रीजन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द रीजन ऑफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन ओरिजिनेट। अब मेरे को थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे बता दूँ, देखो होता क्या है, होता ये कि भाई हमारे पास जब ये एटम बहुत दूर थे, लेट से इनका डिस्टेंस था हमारे पास 300 पिकोमीटर, ये लेट से बता रहा हूँ भाई आपको मैं, तो यहाँ पे आता है डिक्रीज होता है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस हो गया लेट से r इज इक्वल टू 150, आधा हो गया। फिर वो नीचे आएगा तो यहाँ पे इनका बॉन्ड डिस्टेंस हो गया एकदम 74 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया भाई यहाँ पे, और जो रिपल्शन करेंगे तो एक्चुअली में जिनका इनका बॉन्ड लेंथ और हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पे ये सबसे कम एनर्जी शो कर रहे हैं, तो ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी पॉइंट, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास। तो जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी लो होगा, जितना आपका लो पोटेंशियल एनर्जी होगा, उतनी हमारे पास क्योंकि यहाँ पे बेटा उतनी होगी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी हमारे पास, उतनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी हमारे पास। ये ग्राफ बनेगा किसका, केमिकल फॉर्म। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखना आप कि भाई जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन का नेचर होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा एच, तो डेल्टा एच हमारे पास होगा भाई यहाँ पे नेगेटिव, तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर वीबीटी। और वीबीटी के बात यहाँ पे करें तो वीबीटी यही यहाँ पे डिफाइन करें, कुछ और बात करने की जरूरत है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब वीबीटी आपको एग्जाम में तो नहीं आएगी, बट चलो इसका थोड़ा सा वीडियो बताया मैंने आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि भाई वीबीटी हमारे पास है क्या। अब आते हैं वीबीटी के बाद आते हैं बेटा यहाँ पे आते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बल्क थ्योरी पे, जिसको दिया था सिडविक और पॉल ने, और एट द सेम टाइम उसको यूज़ किया था, जो उसके बेसिकली यूज़ हुए थे वो किया था हमारे पास किसने, दैट वाज गिवन बाय नाइलॉम एंड ग्रिप्सी। अब बेटा जो वीबीटी हमारे पास है उसका क्या स्टैंड रहता है, देखो वीबीटी जो वेस्पर थ्योरी जिस दैट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है कि सभी वैलेंस शेल जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन हैं जो किसके सराउंड है, एटम के सराउंड है, वो अरेंज करते हैं इन सच अ वे दैट देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट द, तो यह होता है यहाँ पे देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे बेसिकली जब हमने इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की जो सराउंड हैं किसके साथ में, सेंटर के साथ में, तो वो कितने प्रकार के हैं, तो नाउ वी गो फॉर दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। ये क्या बताती, तो ये बताती है यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। एक होंगे बेटा हमारे पास बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिनको बीपी लिखता हूँ मैं यहाँ पे,
एक होंगे बेटा हमारे पास यहाँ पे आपके बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, बॉन्डिंग पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में लोन पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लोन पे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास बॉन्ड तो नहीं बनाते बट लोन पेयर की तरह स्टैंड करते हैं, एक अनशेयर पेयर की तरह इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बताता है कि अगर अगर दो टाइप्स ऑफ दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सराउंड आपके सेंटर एटम, तो ये एक बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर हो सकते हैं, जिसको लोन पेयर कहते हैं। तो ये हो गए भाई यहाँ पे। अब अगर बॉन्डिंग पेयर्स हैं, खाली बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो यहाँ पे बनेगी आपकी रेगुलर ज्योमेट्री। यहाँ पे बनेगी कौन सी? रेगुलर ज्योमेट्री। अगर वहाँ पे लोन पेयर भी हैं, मतलब आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लोन पेयर भी हैं, उसके साथ बॉन्ड पेयर भी हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगी बेटा? यहाँ पे आपकी बनेगी इरेगुलर ज्योमेट्री। इसको रेगुलर ज्योमेट्री बोलो या फिर इसको आप सिंपल बोल सकते हो, शेप बोलेंगे। यहाँ पे एक शेप डिफाइन होगी। ठीक है भाई। यहाँ पे अब हमारे पास बात करते हैं इस रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री के बाद, तो जो रेगुलर ज्योमेट्री उसमें क्या होगा? यहाँ पे देखो सिंपल सी बात करूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर हैं, दो बीपीज हैं हमारे पास, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर हैं, तो उसमें क्या होगा भाई? उसमें हमारे पास बनेगी आपकी लीनियर ज्योमेट्री। उसमें बनेगी आपकी लीनियर ज्योमेट्री। मतलब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? यहाँ पे मॉलिक्यूल का टाइप होगा AB2 टाइप, जिसका एंगल होगा हमारे पास कितना? 180 डिग्री, और जिसकी हाइब्रिडेशन होगी हमारे पास कौन सी? SP यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, सो एग्जाम्पल दैट आर टेकिंग हियर लाइक वी हैव BeCl2 एट द सेम टाइम वी हैव BeH2। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंड टाइप की, जिसमें आपके 3 बॉन्ड पेयर होंगे। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया भाई आपका AB3 मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास। इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर, और यू कैन से ट्राइंगुलर प्लेनर। ये बनेगा आपका ट्राइंगुलर प्लेनर बनेगा। और ट्राइंगुलर प्लेनर की जो एंगल होगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी मैं बात करूँ ये बनेगा आपका SP2 बन गया। इसकी एग्जांपल्स क्या आएंगी बेटा? तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो इसमें बोरान ट्राईहाइड्राइड की, BH3 की, ठीक है, बोरान ट्राईफ्लोराइड की, ठीक है बेटा। उसके बाद है तो यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड की। नेक्स्ट हमारे पास आता बेटा 4 टाइप में, जो आपका AB4 कहलाया जाएगा, जहाँ पे आपके 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे, और 4 बॉन्ड पेयर्स मतलब 4 बॉन्ड्स होंगे हमारे पास। इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो हमारे पास उसका एंगल होता है भाई कितना? 109 डिग्री एंड 28 मिनट, और इसमें इसको लिखेंगे, इसके एडिशन को भी SP3। हमारे पास एग्जाम्पल आती है यहाँ पे, बेस्ट एग्जाम्पल आती है मिथेन। तो मिथेन लिखते थे बेटा यहाँ पे, मिथेन का ही फैमिली का मेंबर लेते हैं हमारे पास। कौन से लेते हैं भाई? तो लेते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लेते हैं भाई, ये भी चला जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो ये हो गया भाई यहाँ पे इसका एंगल आया कितना हमारे पास? 109 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारे पास टाइप आएगी आपकी बेटा AB5 टाइप। AB5 टाइप में 5 बॉन्ड पेयर्स हमारे पास है, 5 बॉन्ड पेयर। 5 बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो यहाँ पे ज्योमेट्री होती है भाई हमारे पास, इसको बोलते हैं TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। इसका एंगल आएगा हमारे पास 120 आ जाता है, एक साथ में एक 90 आ जाता है बेटा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगी हमारे पास, एग्जाम्पल का नाम बताएं तो यहाँ पे जैसे होगा PCl5 होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे इसी की फैमिली से फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड भी आ सकता है, आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड भी आ सकता है। तो ये कुछ मेंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे आपके 5 बॉन्ड पेयर में। कमिंग टू द 6 बॉन्ड पेयर, दैट इज द टाइप ऑफ AB6 टाइप हमारे पास क्या होगा बेटा? 6 बॉन्ड पेयर होंगे हमारे पास। 6 बॉन्ड पेयर की बात करें तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में एंगल होगा बेटा 90 हमारे पास। एग्जांपल आएगी हमारे पास सल्फर की, सल्फर SF6 हमारे पास। ठीक है। तो ये हो गया भाई वहाँ पे। इसी तरह से सल्फर के नीचे आता है भाई टोलेरियम हेक्साक्लोराइड भी आ सकता है हमारे पास यहाँ पे। देन वी गो अप टू द लास्ट वन ज्योमेट्री दैट इज टाइप ऑफ AB7 टाइप, विच इज सेड टू बी 7 बॉन्ड पेयर होंगे। 7 बॉन्ड पेयर की बात करें तो यहाँ पे ज्योमेट्री होगी बेटा आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमारे पास। उसमें जो एंगल आता है कितना आता है यहाँ पे रिमेंबर कीजिएगा, तो एंगल आता है एक आपका 90 आता है, दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे 72 डिग्री आता है हमारे पास। और ये जो ज्योमेट्री एग्जाम्पल शो करेगा बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल होगी IF7। ये सारी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री हैं, जहाँ पे रेगुलर ज्योमेट्री होंगी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अब बात होती है यहाँ पे लोन पेयर की। देखो जब लोन पेयर की बात होती है तो भाई पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा लोन पेयर की। लोन पेयर प्रेजेंस होना चाहिए यहाँ पे, चाहे 1 हो 2 हो, लोन पेयर 3 हो, जितने भी हैं। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया भाई यहाँ पे क्या एग्जाम्पल। अब मैं बात करूँगा लोन पेयर। देखो अभी मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 की बात करूँगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन। देखो 3 में कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे 3 में आपका कि अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं पहले बॉन्ड पे लिखूंगा, उसके बाद मैं लोन पे लिखूंगा हर जगह पे। तो 3 को बनाऊंगा भाई यहाँ पे 2+1 मतलब 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ये हो सकता है भाई हमारे पास। ये हो सकता है आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, ये भी हो सकता है कि भाई 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ही पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे 2। अब अगर ये 2 पॉसिबिलिटी, पहला केस में क्या होगा, तो फर्स्ट केस इज वी कैन से द ज्योमेट्री इज द शेप इसकी क्या होगी। तो जब भी आपके 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो, इस केस में आपकी शेप आएगी बेंट,
या इसको बोलते हैं वी शेप, या इसको एक और नाम देते हैं दिस कॉल्ड एंगुलर शेप। ये बेटा शेप बनेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास आपके मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड पेयर है, दो लोन पेयर हैं, विच इज़ गिविंग अस लीनियर शेप। और जहाँ तक मॉलिक्यूल की बात कीजिए, पहले केस में मॉलिक्यूल आएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरे केस में जो हमारे पास बेटा यहाँ पे उतनी सुजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो पहले केस में आपका आता है SO2 एग्जाम्पल। अब SO2 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो क्या होगा। देखो यहाँ पे S है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में O है। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी तक 4 शेयर हुए हैं, एक ही हो गए भी, तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हमारे पास बन जाता है यहाँ पे। तो ये बनेगा आपका ज्योमेट्री, और इसकी क्या होगी ज्योमेट्री, यहाँ पे जो है शेप की होगी वो आपकी होगी एंगुलर या बेंट शेप होगी। नेक्स्ट कमिंग टू बेटा, एक कॉम्बिनेशन आपने याद रखा, यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन याद हो गया आपको। दूसरा यहाँ पे बेटा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं 4 का। अब 4 के कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं बेटा, 4 के बन सकते हैं आपका सबसे पहले 3+1 बन सकता है, 2+2 बन सकता है, ठीक है। मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, और एक और बना दो तो बेटा यहाँ पे 1+3 बन सकता है, विच इज़ ऑपोजिट द फर्स्ट वन। बट यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। अब एक लोन पेयर एग्जाम्पल हमें पढ़ी होगी बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल आती है हमारे पास, जैसे मैं बताऊंगा एमोनिया। यहाँ पे एमोनिया में 3 बॉन्ड बन रहे हैं H के साथ, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। यहाँ पे बेटा वाटर आता है, वाटर में हमारे पास बात करें तो वाटर में 2 बॉन्ड बन रहे हैं H के साथ, और यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे बेटा आपके एक बॉन्ड बन रही है, एक बॉन्ड तो मैं यहाँ पे बताऊंगा हेलोजन की बात करूँगा। हेलोजन के साथ में सपोज क्लोरीन लगाया, आयोडीन लगाया, और यहाँ पे हेलोजन के आयोडीन के पास 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसमें क्या क्या आएगा, देखो पहले को हम बोलते हैं, आपने पढ़ा है अमोनिया के केस में, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल। तो ये बेटा पिरामिडल हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास वाटर की आपने पढ़ी, इट इज़ वी और बेंड शेप और एंगुलर। एंड देन हमारे पास जो लास्ट आता है हमारे पास 3 लोन पेयर की बात करें, यहाँ पे ज्योमेट्री होगी भी, कौन सी शेप होगी, कौन सी लीनियर होगी। अब आप सोचें कि सर यहाँ पे ऐसे कैसे करें। देखो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ हाउ टू अप्रोच दिस। जैसे मान लो मेरे पास, मुझे पता है कि भाई यहाँ पे टोटल है कितने इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे मैं लिखा था, जैसे अमोनिया की बात की थी, अमोनिया में अब देखो मैंने कैसे चूज़ करा एग्जाम्पल को। तो मुझे बताओ भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। इसकी अगर बात करें तो ये होगा 2 और 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, अगर 5 में मैं 3 दे दूं बॉन्ड पेयर को, ठीक है, तो बचा हमारे पास एक लोन पेयर। उस एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5। अब बॉन्ड पेयर में क्या होता है कि अगर एक N यूज़ करा, एक H भी यूज़ करेगा ना, एक H भी यूज़ करेगा, तो भाई बेसिकली अब यहाँ पे 3 H हैं, उनके तो बॉन्ड बनाएंगे, एक इधर से आएगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर से आएगा, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, और साथ में लोन पेयर 1 2 5 हो गए। ऐसे आपने यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे आपने इनको यूज़ करना है। सिमिलरली आप सोच रहे हैं कि सर आयोडीन में कैसे होगा। देखो आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास टोटल, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये बनाए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन के पास भी 7 हैं, क्लोरीन के पास भी 7 हैं। अब बेसिकली जब बॉन्ड बनेगा तो ये शेयर करेंगे इस तरह से। इसके क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, शेयर किया इसने, इसके क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, इसने शेयर किया। तो बताओ बेटा क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आयोडीन और क्लोरीन की मैं बात की, तो एक बॉन्ड बना, साथ में यहाँ पे लोन पेयर दिखा दिया मैंने आयोडीन को। अब यहाँ पे आयोडीन में सेंटर एटम लिया, तो इसी तो लोन पेयर में उस पर दिखाए, क्लोरीन पे नहीं दिखाए, तो ज्योमेट्रिक होगी यहाँ पे, लीनियर होगी भी इसी तरह से। अब ये कैसे याद करना, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे बात करें यहाँ पे 3 लोन पेयर की। अब 3 लोन पेयर है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब एक बॉन्ड बनी तो उसमें एक बॉन्ड लेंगे यहाँ पे, तो 7 हो गए। तो 7 ऐसे काउंट करना है आपने, कि जब भी आप इसको काउंट करो तो आप इस तरह से ही काउंट करो इसको भी। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पे, हमारे पास 4th के बाद आता है 5th वन। तो 5th वन में हमारे पास इसको फिर ब्रेक करते हैं। हमारे पास क्या होगा भाई, 4 बेटा, 4+1, फिर क्या आएगा बेटा हमारे पास 3+2। देखो बॉन्ड पेयर को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, लोन पेयर बढ़ा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 2+3, ठीक है। तो ये आएंगे, अब यही आएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या, मैं इसको 1+4 लिख सकता हूँ, तो भाई पॉसिबिलिटी बनती नहीं बनती। देखो यहाँ पे भी देखो तो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे हो गए 2 8। अगर मैंने गलती से यहाँ पे बता दिया बेटा आपको कि 1+4 लिया, अब मुझे बताओ भाई 4 के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 4 2 8 और +1 9 9 तो कहीं आते नहीं हमारे पास, उसका अनस्टेबल बनेगा, इसलिए हम इसको नहीं लेते। हमें ऑक्टेट से 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं जाना चाहिए टोटल काउंट में, ठीक है। तो अब बताओ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 4+1 मतलब 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन। देखो अब देखो एक लोन पेयर मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 4 2 और 4 6 का जो ग्रुप आता है ऑक्सीजन फैमिली आती है, मतलब सल्फर से डील करता हूँ यहाँ पे मैं।
तो यहाँ पे लिया सल्फर। अब 4 बॉन्ड बना रहा तो मैं 4 फ्लोरीन लगा देता हूँ, SF फॉर एग्जाम्पल आगे भी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो 2 2 4 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन का मिलेंगे बेटा आपको, वो मिलेंगे हेलोजन में। तो सपोज मैंने आयोडीन लिया, 3 बॉन्ड बनाने के लिए मैं सिंगलेट बॉन्ड यूज़ करूँगा, क्लोरीन यूज़ किया मैंने भाई, 3 क्लोरीन यूज़ के एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे बेटा 3 दूने 6 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनान मिलेंगे हमारे पास, जिनान के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हैं यहाँ पे, 2 ग्रुप जुड़े हैं यहाँ पे, तो ये हो गया भाई बेटा XF2। आई होप ये आपको समझ आ गया अभी। अब इसका शेप क्या आएगा, इसका शेप क्या आएगा, इसका शेप क्या आएगा, सबका शेप बनेगा, सबका शेप बनाऊंगा। तो पहले का शेप जो होता है बेटा वो होता है हमारे पास सीसा शेप, सीसा। अभी आपके दिमाग में कोई और शेप आ होगा शायद, तो आप ये भी पढ़े होंगे बटरफ्लाई, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। देखो बटरफ्लाई या सीसा एक ही, मान लो ये मैंने बनाई बटरफ्लाई, देखो टक टक टक, इसके बाद एक लोन पेयर बना। अभी सीसा रखो, इसको बटरफ्लाई रखो, बात एक ही है, ठीक है। इसको सीसा रखो, बटरफ्लाई रखो, बात एक ही है, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं हमारे पास ICl3 की, तो ICl3 की हो या फिर कोई भी BrF3 हो, तो इसका शेप होगा बेटा टी शेप। टी शेप में क्या होगा बेटा, यहाँ पे टी शेप में हमारे पास आप ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे एक जोड़ा क्लोरीन, यहाँ पे एक जोड़ा क्लोरीन, एक जोड़ा क्लोरीन यहाँ पे, और एक लोन पेयर यहाँ पे दिखा दी, क्लोन पेयर यहाँ पे दिखा दिया, ये हो गया बेटा टी शेप। इट इज लुकिंग लाइक बट लाइक अ टी, तो इट इज कॉल्ड टी शेप। तो टी शेप बनता बेटा हमारे पास। उसके बाद आता भाई जिनान डाइफ्लोराइड का। अब जिनान डाइफ्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो जिनान डाइफ्लोराइड में हमारे पास आएगी बेटा अगेन, जब लोन पेयर ज़्यादा हो जाएं, यहाँ पे भी लोन पेयर 3 हो जाएं, तो 3 के साथ में आपको हमेशा याद रखना है लीनियर शेप होगी हमारे पास। सो दिस इज लीनियर। तो ये 3 यहाँ पे ज्योमेट्रीज जो बन रही हैं वो पॉसिबल हमारे पास हैं, और याद रखना यहाँ पे 3 ही बनती है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे बेटा 6 पे आते हैं। तो 6 पे जब आएंगे यहाँ पे, तो 6 में भी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी बेटा, एक बनेगी 5+1, एक बनेगी हमारे पास 4+2, ठीक है। 3+3 नहीं बनेगी, उसमें 3+3 में अगर 3 के वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। देखो 3+3 क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 के इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे कितने भाई 3 2 6 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे हो गए 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन ही बनाने भाई, यहाँ 8 ही जाना है, कहाँ तक जाना है 8 ही। तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी बनाओगे आप। अब एक बना 5+1, एक बना यहाँ पे कितने भाई, यहाँ पे एक लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 5 हो गए भी, 5 2 7 मिलेंगे आपको कहाँ पे अगेन हेलोजन में, जिसको मैंने लिया आयोडीन यहाँ पे। इससे मैं जोड़ूंगा 5 फ्लोरीन जोड़ूंगा, तो भाई बना IF5। नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पे 2 दूने 4 और 4 8, अगेन जिनॉन आया, 4 ग्रुप जोड़े तो 4 में फ्लोरीन जोड़ता हूँ, ZeF4 बना भाई यहाँ पे। अब एग्जाम्पल क्या आएगी बेटा, देखो यहाँ पे अब इसकी शेप क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट शेप इसकी आती है। अगर हमारे पास 5+1 हुआ तो ये शेप देगा, इट इज गिविंग अस अ स्क्वायर पिरामिडल। बेटा ये इंपॉर्टेंट शेप बनती है, स्क्वायर पिरामिडल देगा। और दूसरा क्या देगा बेटा यहाँ पे आपका XCF4 क्या देगा यहाँ पे, याद रखना, दिस इज गिविंग अस स्क्वायर प्लेनर, दिस इज गिविंग अस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, एक की और एक होगी कौन सी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है भाई। यहाँ पे ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो पिरामिडल में और आपका स्क्वायर प्लेनर में बात की, यहाँ पे पिरामिडल बनता है, वहाँ पे एक लोन पेयर। देखो पिरामिडल को आप कैसे याद हो, पिरामिडल में जैसे यहाँ पे अमोनिया की बात करो तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, ये पिरामिडल है, ये पिरामिडल है। अब यहाँ पे भी आयोडीन है, तो आयोडीन के साथ ऐसे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे 5 ग्रुप हैं, तो 5 के 5 जाएंगे, 4 कहाँ जाएंगे, 4 जाएंगे हमारे पास टुवर्ड्स द वी कैन से वर्टेक्सेस ऑफ लेट्स से दिस वेरी स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल जो भी हमारे पास होगा, ठीक है। एक जाएगा 5वां यहाँ पे, और छठा का आएगा बेटा लोन पेयर। तो लोन पेयर को याद रखना, यहाँ पे एक लोन पेयर, जैसे यहाँ पे पिरामिडल वैसे यहाँ पे पिरामिडल, तो ये पिरामिडल शेप को याद रखने का तरीका आपको याद रखना चाहिए। अब प्लेनर में क्या है, प्लेनर में 2 लोन पेयर होंगे हमारे पास, उसकी यहाँ पे ज्योमेट्री बनाने की कोशिश नहीं करूँगा मैं। अब हमारे पास आता बेटा लास्ट कंडीशन 7 में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 6+1 आएगा, मतलब 6+1 की मैं बात करूँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कहना राइट हियर कि AB6 और एक L, यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है। अब ये मान लो मैंने जो L लिखा है, L मतलब लोन पेयर हमारे पास, इसको ये भी टाइप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा बेटा बताओ, AB5 L, यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूंगा AB4 L2, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो इनको टाइप में। अब हमारे पास जो 6+7 आएगा, यहाँ पे 1 के हो गए भाई, 1 के एक लोन पेयर, उसके 2 इलेक्ट्रॉन और 6, यहाँ से 8 में एग्जांपल मिलेगा आपको। फिर जिनान की कितने फ्लोरीन लगे, यहाँ पे 6 फ्लोरीन, तो यहाँ पे लगा दिए 6 फ्लोरीन। इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे दिस इज कॉल्ड डिस्टार्टेड। तो एक ज्योमेट्री पीछे जाऊँगा मैं। अब एक ज्योमेट्री पीछे जाने का मतलब मेरा यहाँ पे हो गया भाई कि हमारे पास, इसको मैं अगर बात करूँ तो ये क्या बनेगा भाई, 6+1 क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टार्टेड, या तो इसको मैं डिस्टार्टेड बोलूँगा यहाँ पे पेंटागोनल, भाई पेंटागोनल बोल सकता हूँ उसको मैं, ठीक है। या इसको मैं बोल सकता हूँ डिस्टार्टेड, हमारे पास ऑक्टाइडल हो सकती है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिस्टार्टेड ऑक्टाइडल ज्योमेट्री बोलेंगे इसको यहाँ पे। ये बनेगी डिस्टार्टेड ऑक्टाइडल ज्योमेट्री। और डिस्टार्टेड पेंटा वी कैन से
पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये हो गया भाई यहाँ पे इतना सा याद हो गया इसमें एग्जांपल। तो ये भाई हमारे पास बनी आपकी वैलेंस बॉन्ड की वेस्पर थ्योरी की एक सिंपल एग्जांपल। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास जब हमने ये खत्म कर दिया, ठीक है, जब हम खत्म कर दिया, मैं पेज टर्न नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता पेज टर्न करने का आगे मतलब बनता है। इसी को रेज करता हूँ यहाँ पे, फिर यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। क्या कॉपी हो रहा है? तो बेटा अभी तक हमने यहाँ पे बहुत सारी रेगुलर ज्योमेट्रीज पढ़ी, इन सबको आपने याद रखना है। एग्जाम में आपके पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ से पूछ सकते हैं कि क्या क्या इनकी ज्योमेट्री हो सकती है। अब मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जैसे मैंने बात की थी यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक सिंपल सी बात रखना है। अब कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट, अगर हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 आता है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? तो बेटा यहाँ पे होगी SP। अगर 3 आता है तो उस केस में क्या होगा बेटा? यहाँ पे SP2 होगा। फिर अगर 4 आता तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे SP3 आएगा और हमारे साथ आएगा DSP2 लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे आपका SPD लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं मतलब ये लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ SP2 और D लिख सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये आपका जो ऑर्बिटल ये इनर है और अगर मैं बाहर लगाया तो ये आपका आउटर बन जाएगा। अब इनर हो आउटर हो, यहाँ पे डी का एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट। अब ये डी का कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट है? सबसे पहले ये तो पता आपको लीनियर है भाई, यहाँ पे दिस इज लीनियर। ये आपको होता है कि दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी लिख दूँ उसको मैं, और ये आपका टेट्राहेड्रल। ये जो भाई साहब हमारे पास हैं आपके, या तो DSP2 या फिर SP2D, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लानर। ये बनता है आपका स्क्वायर प्लानर। और इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे? तो डे याद देखो यहाँ पे इस बेटा इस केस में जो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हमारे पास है दैट इज बेसिकली DX स्क्वायर Y स्क्वायर। याद रखना इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, और क्या डबल स्क्वायर आएगा ना, डबल स्क्वायर, डी मतलब डबल स्क्वायर। तो ऐसे थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा उसके बाद अगर 5 की बात करें, 5 में क्या होगा? तो 5 में होगा हमारे पास आपका DSP3, या फिर इसको DSP3 को, या फिर इसको लिखो आप, यू कैन आल्सो राइट SP3D। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे भी इनर आउटर कंसेप्ट हमारे पास, इसमें D कौन सा प्रेजेंट होगा? यहाँ पे जो D प्रेजेंट होगा वो यूजली होता है हमारे पास कौन सा? अगर ये ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, TBP है, तो इसमें प्रेजेंट होगा आपका DZ का स्क्वायर। बट नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर ये ज्योमेट्री हमारे पास आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं आ रही, अगर ये ज्योमेट्री की शेप जिसकी आ रही है, जो शेप इसकी बन रही है वो बन रही है अगर स्क्वायर पिरामिडल बन रही है, इसकी शेप क्या बन रही है? स्क्वायर पिरामिडल बन रही है बेटा। फिर क्या होगा बेटा? तो फिर इस केस में आपका DZ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा बेटा आपका DX स्क्वायर और Y स्क्वायर। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एक्सेप्शन केस है क्योंकि आपको बहुत लोगों को यहाँ पे पता नहीं होगा, बट बता दूँ आपको मैं कि ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास बन जाता है। अब बेटा बात आती है 6 की, तो 6 में हमारे पास होता है आपका D2 SP3, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पे जो D ऑर्बिटल 2 होते हैं वो कौन से हमारे पास है? यहाँ पे D याद रखना, यहाँ पे बेटा आपका DX स्क्वायर Y स्क्वायर तो आएगा, उसके साथ में आएगा बेटा DZ स्क्वायर भी आएगा। लास्ट वन एंड 7th वन दैट इज बेसिकली योर D3 SP3। इसमें क्या होगा बेटा? इस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें जो D आते हैं 3 वो कौन कौन से हैं बेटा? यहाँ पे याद रखो, एक है बेटा DX स्क्वायर Y स्क्वायर माइनस DZ स्क्वायर, एक होता बेटा यहाँ पे आपका DXY। अब कुछ बुक में यहाँ पे मेंशन किया गया कि यहाँ पे आपके DXY DYZ और DXZ होंगे, बट वो नहीं होते। एक और ज्योमेट्री आती है यहाँ पे कुछ साथ में बता दूँ, डेट इज बेसिकली D3S आता है। अभी D3S हमारे पास बेसिकली इसमें 3-4 ऑर्बिटल ये टेट्राहेड्रल होती है हमारे पास, और ये आपकी एग्जांपल एग्जिस्ट करती है किसमें? KMnO4 में जैसे हो गया वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो आपका MnO4। अब इसमें D कितने आते हैं? जो यहाँ पे D3 है वो कौन से आता है? एक आता बेटा DXY आता है, एक बेटा DYZ आता है, एक आता बेटा DXZ आता है। तो ये याद रखना यहाँ पे। तो ये भी आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। KMnO4 की बात करें या फिर आप लिखो इसको यहाँ पे MnO4 1 नेगेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे आपका D3S होता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब जितने भी मैंने यहाँ पे बताए केसेस आपको ये सारे आपको रिमेंबर करने। और सबसे लास्ट बात जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बातें ऐसी हैं कि अब मान लो हमने वेस्पर थ्योरी तो हमने डिस्कस कर दी, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट हैं ये सारे याद रखने हैं आपने। अब बेटा बात आती है यहाँ पे हमारे पास जनरली जब हम बात करें यहाँ पे, तो एक चीज़ और याद रखना कि भाई जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी तो लोन पेयर का रिपल्शन जो होता है, लोन पेयर का रिपल्शन तो ज़्यादा होता है किसी भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर से,
और उनका रिपल्शन जो होता है भाई लोन पेयर बॉन्ड पेयर से तो ज़्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का प्रश्न होगा किससे, बॉन्ड पेयर से रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। या बॉन्ड में होता नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वाटर, हमारे पास वाटर की एग्जांपल दी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी अमोनिया की एग्जांपल दी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी मैंने मीथेन की एग्जांपल दी। अब मीथेन में तो भाई बॉन्ड पेयर ही है, इसमें एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है। इसका एंगल आता है दैट इज इक्वल टू 104 डिग्री एंड 5 मिनट। इसका एंगल आता है बेटा हमारे पास 107 डिग्री और 5 मिनट रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल आता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो बात कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे लोन पेयर बनेंगे तो हमारे पास जो एंगल हमारे पास है वो भी कम होगा, वैल्यू के लिए वो भी कम होगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कमिंग अप टू, जब हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की बात की और अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी, तो अब हमें नेक्स्ट और क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट और पढ़ने के लिए हमें आना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ बेसिकली एमओटी थ्योरी। अब एमओटी थ्योरी पे आता हूँ मैं। देखो अभी यहाँ पे अपने जितना याद रखा ये वीबीटी का कंसर्न है, और अब हम आएंगे एमओटी थ्योरी पे। देखो एमओटी थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको बता दूँ मैं, यू नीड टू नो कि एमओटी बेसिकली है क्या, दैट्स अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि भाई जब एटम्स हमारे पास कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल को कम्बिनेशन के लिए द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग एमओटी, तो एक बात देखना, एमओटी डील करता है, ठीक है, क्या करता डील यहाँ पे, कि हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं क्या भाई, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं क्या, तो ये आपके वही 1s 2s 2p जो भी होंगे, और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं क्या भाई यहाँ पे, तो ये सिग्मा है, पाई है, सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे यहाँ पे। तो इनको हम यहाँ पे एमओस बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दिखाए सिग्मा और पाई, ये होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो हमारे पास स्टार्ट वाले होते हैं यहाँ पे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के भी यहाँ पे, अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी का लेस होती है, तो ये है इनकी एनर्जी होती है लेस एनर्जी होती है इनकी, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी मोर होती है, तो इनकी एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है हमारे पास, ठीक है, मोर होगी यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। सो सबसे पहले आपने ये बताया कि भाई किस तरह से एक इंडिविजुअल एटम जो है उसके जो मतलब ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे इंडिविजुअल एटम के ऑर्बिटल से कंबाइन करके, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने पे एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एमओटी से कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना कि भाई हमें यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है। एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे वे बता रहा हूँ। देखो भाई होता है क्या यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, अब यहाँ पे मैं डब्बे नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, डब्बे नहीं बना रहा हूँ, वो आपने पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में। एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास है तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा। देखो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा, तो भाई बेटा यहाँ पे याद रखना जो हमारे पास, उससे पहले एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये मान लो आपका एक डायग्राम है, इस तरह से बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये लेट्स से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ हाइड्रोजन की, जिसमें 1s1 होता है, तो यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s1 और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s1, तो दो हाइड्रोजन आए भाई हमारे पास, ये H1 ये H2 कोई भी, ठीक है, इन्होंने कंबाइन किया। अब ये जो बेसिकली इनकी एनर्जी हमारे पास है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन एटम की एनर्जी हमने देख ली, एटॉमिक ऑर्बिटल की देख ली, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एक ओवरलैप किया। अब एटम यहाँ पे ए था, ये बी था हमारे पास, लेट से ओवरलैप किया इन्होंने कैसे भी, एडिटिव ओवरलैप से, तो मतलब सिग्मा साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। अगर ओवरलैप एडिटिव होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा आपका सिग्मा 1s बनेगा, तो इस ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा 1s। अगर ओवरलैप हमारा सब्सट्रैक्टिव होता है भाई कि सिग्मा इज इक्वल टू साई इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, तो ओवरलैप होगा सब्सट्रैक्ट, उसमें बनेगा आपका सिग्मा स्टार 1s बनेगा। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने लेना यहाँ पे एमओल लेने, तो एक बॉन्डिंग बना, दूसरी एंटी बॉन्डिंग बना, बॉन्डिंग की एनर्जी कम और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हमारे पास, तो भाई दो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे चलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे, बॉन्डिंग में चलेंगे। तो ये बना आपका ऑर्बिटल, एक सिंपल सा डायग्राम। अब इसी डायग्राम को लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो भाई अगर हमारे पास सिस्टम 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें क्या होगा, तो देखो बेटा यहाँ पे 4 लेवल बना देते हैं, 1 2 3 4 लेवल बना देते हैं। और अगर एबो 14 है, एबो 14 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, 14 में क्या आएगा, जैसे हमारे पास 14 में आपका आएगा भाई, जैसे कार्बन C2 हो गया, ठीक है,
उसके बाद आपका N2 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद और भी आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे B2 हो गया हमारे पास, ये एग्जांपल आ सकती है। अब अबव 14 क्या होगा बेटा, यहाँ पे जैसे मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, O2 की बात करता हूँ, फ्लोरीन की बात करता हूँ, F2 की बात करता हूँ, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गए यहाँ पे। तो इनमें क्या आएगा, इनमें क्या आएगा, तो इनका भी बता देता हूँ यहाँ पे। बात है यहाँ पे खास करके 2Ps की। तो 2P केस में क्या आएगा, अब 2P केस में 2Px होगा, 2Py होगा, 2Pz होगा। तो सबसे पहले बता दूं, सबसे नीचे ऑर्बिटल होता है, देखो अब जनरली हम बात करें तो क्या होता है भाई, सबसे पहले देखो आप यहाँ पे बता दूं, तो जो हमारे पास Pxy होते हैं, जो हमारे पास Pxy होते हैं, Px हो गया, Py हो गया, Pz हो गया, ठीक है। देखो xy में तो बनेगा पाई बॉन्ड और z में बनेगा कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एनर्जेटिकली कम होता है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो ये कहाँ पे आएगा बेटा, ये यहाँ पे आएगा नीचे, सबसे नीचे आएगा सिग्मा बॉन्ड। ये जो ऑर्बिटल होगा बेटा, एक ऑर्बिटल होगा, इसका नाम होगा सिग्मा, अब 2p की बात करूं, सिग्मा 2pz, ठीक है। ये जो यहाँ पे px और py होते हैं, दोनों की एनर्जी बराबर हो जाती है, तो ये बराबर होती है, तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल बनेंगे बेटा हमारे पास। बने चाहिए थे 6, बट यहाँ पे 4 ही बन रहे हैं लेवल में, क्योंकि ये 2 कंबाइन कर रहे हैं हमारे पास। अब इसका नाम क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसको लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा मैं पाई 2px एंड दैट इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। अगर हम सिंपल की बात करें, अब जो ऑर्बिटल जितना नीचे जाता है उतना ऊपर भी आता है, तो ये भी सिग्मा यहाँ पे बनेगी, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर 2 बॉन्डिंग बने, 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, तो ये बनेगा आपका भाई पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और जितना आपका सिग्मा 2pz नीचे है उतना ऊपर आएगा, तो ये बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। बना दो ऑर्बिटल यहाँ पे भी, तो ये बना बेटा एक ऑर्बिटल, ये बना के 2 ऑर्बिटल, डन यहाँ पे। बट जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, इस केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन रहता है। क्या रहता है एक्सेप्शन हमारे पास, कि भाई यहाँ पे जो आपका 2pz है वो एनर्जी गेन करके चला जाता है कहाँ पे, सेकेंड लेवल पे, और जो आपका 2py था, x था, वो नीचे आ जाता है। बाकी की सारा सेम, सिर्फ फर्क कहाँ पे, सिर्फ फर्क है हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और कहीं भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क कहाँ पे, फर्क है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, कहीं भी फर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया का बेटा, यहाँ पे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py नीचे आया, इसने एनर्जी गेन करके चला गया ऊपर, सिग्मा 2pz आया यहाँ पे। उसको बेटा यहाँ पे आया आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड देन लास्टली हमारे पास आया यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है भाई आपको। तो ये यहाँ पे 2 केसेस याद रखने। उसके बाद आपको सेकंड ट्रिक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ भाई, कि हम कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, आपको सिंपल, देखो मैं आपको यहाँ पे तो पता होगा आपको कि भाई नाइट्रोजन के केस में, N2 केस में कौन सी बॉन्ड आती है, यू नो दैट नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड आती है, बहुत बढ़िया बात। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड आती है नाइट्रोजन के केस में, तो उस केस को हम कैसे वेरीफाई करते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे पहले यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं कि भाई अगर नाइट्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिंपल से याद रखो, 14 इलेक्ट्रॉन अगर है कहीं पे, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। अब 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ बनेंगे, जैसे बने हमारे पास नाइट्रोजन N2, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8, 8 और 6 14, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8, 8 और 7 15, 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो बन गए हमारे पास यहाँ पे 14। Cn के पास कार्बन के 6, नाइट्रोजन के हमारे पास कितने होंगे, 6 और 7 13, 13 और एक नेगेटिव चार्ज लगा 14 होंगे। तो यहाँ पे इन सब स्पीशीज में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन सब का, ये सभी की सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, और इनमें बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना, 3। तो जितनी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनका सेम अगर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होंगे, यहाँ पे जैसे मैं बताया यहाँ पे सिंपल करके। अब आपको सोचना है कि सर अब वैल्यू आएगी यहाँ पे बेटा, देखो 0.5 कम करते जाओ, 3 के बाद 2.5, फिर 2 आएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर आएगा हमारे पास 1.5 के बाद आएगा बेटा यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0.5 आएगा, फिर 0 आएगा। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊँ, देखो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन तो बना दिए, 15 इलेक्ट्रॉन के केस में एक, और यहाँ से इसको कम भी करो, 13 इलेक्ट्रॉन के केस में भी एग्जाम्पल आएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन 15 है तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 13 है तब भी बॉन्ड ऑर्डर 2। अब एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दियो नाइट्रोजन में, ये बना N2, 1 नेगेटिव बन गया बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल, और एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो N2 प्लस। तो याद रखना N2 प्लस का और N2
माइनस का इलेक्ट्रॉन भी सेम आता है। अब यहाँ पे आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं, बट इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है। ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है। ठीक है बेटा, अब आपको ये भी समझ आया कि भाई कैसे किया मैंने यहाँ पे। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि कार्बन के 12 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन 12 हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज जोड़ दो। ठीक है बेटा, ये भी हो सकता है हमारे पास। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सर कार्बन मोनोक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ दो तो 15 हो जाएंगे हमारे पास। ये भी हो गया। अब 2 पॉइंट कैसे आएगा, हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, एक तरफ बढ़ाते जाएंगे, एक तरफ घटाते जाएंगे। यहाँ पे 15 का 16 कर दिया, यहाँ पे 12 का 13 से नीचे 12 कर दिया। एक तरफ कम करें, एक तरफ ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा बेटा। अब जो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो कौन सा, ऑक्सीजन है भाई, तो यहाँ पे तो सिंपल आपको बताना चाहिए। यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन हमारे पास O2, यहाँ पे आएगा C2, यहाँ पे आएगा C2। क्या यहाँ पे N2+2 भी आ सकता है? यस सर, आ सकता है। क्या यहाँ पे इसी तरह से N2 और -2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये भी एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे 16 वाले। अब आते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे आएंगे 11 कम हो गया, यहाँ पे 1 बढ़ गया, यहाँ पे हो गया भाई 17। अब 17 का थ्योरी यहाँ पे बताएं तो ऑक्सीजन की बात ही करो मैं, ऑक्सीजन के पास में O2 के पास में 1 नेगेटिव चार्ज लगा दिया मैंने, बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता हूँ भाई, तो 11 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कार्बन के 12 होते हैं, कार्बन 2 को मैंने +1 कर दिया। ठीक है, अब आता हूँ 10 पे, मतलब 1 पे आता हूँ, बॉन्ड वाटर 1, तो यहाँ पे 10 बना दिया बेटा मैंने, यहाँ पे बना दिया मैंने कितने भाई, यहाँ पे बना दिए मैंने 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 की बात करें, फ्लोरीन की एग्जांपल बहुत टेस्ट आती है, तो O2 हो गया, या फिर आपका OF2 हो गया, फिर आपका O2 2 नेगेटिव हो गया। तो अब ये हो गया भी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अगर आऊँगा तो 10 पे, तो 10 का क्या हाल होगा, तो 10 में लिखता हूँ मैं भाई आपका, तो लेट अस कम टू हियर बोरान B2 मॉलिक्यूल का भी आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, B2 मॉलिक्यूल। फिर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कार्बन C2 प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं 0.5 पे। 0.5 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 0.5 में यहाँ पे 9 आएगा बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूँ तो 19 आएगा बेटा, तो यहाँ पे आएगा फ्लोरीन F2-1, और इसका होगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे 9 की बात करूँ, 9 के अलग, तो यहाँ पे मैं बोरान ही लूँगा, बोरान का +1 चार्ज लगा दूंगा। और अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन पे आया, या फिर मेरे पर 20 इलेक्ट्रॉन पे आया, तो 0 बॉन्ड ऑर्डर आ सकता है। और याद रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो स्टेबल मॉलिक्यूल, अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है तो हमारे पास अनस्टेबल मॉलिक्यूल। 0 है तो मतलब तब भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारे पास। तो ये हो गया पहला केस आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का केस ये भी होता है, जैसे मान लो आपको एग्जांपल बतानी पड़ेगी। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ मैं, तो N2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो लेट अस टेक N2 मॉलिक्यूल। अब N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे N की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ N होगा, एक तरफ N होगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मैं डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, मैं इधर इसको कोशिश करता हूँ बनाने की, क्योंकि आपको थोड़ा और भी समझ आ जाए। तो करना क्या आपने, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो पूरे डब्बे नहीं बनाने, पूरे डब्बे नहीं बनाने। आपने ये लिया भी, यहाँ पे नाइट्रोजन का केस होता भी आपका, दैट इज बेसिकली केस 1s2 2s2 2p3। तो मैं सिर्फ खाली 2p को लूँगा, मैं सिर्फ खाली 2p को लूँगा। ये एक नाइट्रोजन का 2p, ये दूसरे नाइट्रोजन का 2p। कितने ऑर्बिटल बनाते हैं यहाँ पे, एमओ कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं, मतलब 4 लेवल बनाते हैं यहाँ पे। तो इन 4 को जोड़ दिया मैंने इस तरह से। अच्छा, सबसे नीचे क्या आएगा, तो इसमें एक्सेप्शन रहती है, तो इसमें पाई वाले आएंगे, सबसे नीचे पाई वाले, फिर सिग्मा वाला, फिर पाई स्टार वाले, फिर सिग्मा स्टार वाला, लास्ट वाला। ठीक है, ये भाई। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पे मैंने बात करी सिर्फ 2p3 की। 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दो खाली, ये 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 2 3। किसका बना है, N2 का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बने बेटा, यहाँ पे 3 बने, 1 2 3। ये वाले कौन सा ऑर्बिटल है, इनका नाम लिखते हो यहाँ पे, π2px इज इक्वल टू π2py। ये भाई हमारे पास सिग्मा 2pz, ये वाले भी स्टार हमारे पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये वाला वहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz। लगा लो इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालना है एमओ में। तो भाई यहाँ पे देखो 2 1 2 3 4 5 6। अब नीचे वाले बॉन्डिंग का, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में अब हम यहाँ पे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कोड था भाई, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन y/2। तो कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 6, तो भाई 6, एंटी बॉन्डिंग में 0/2 इज इक्वल टू भाई कट हो गया है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यहाँ से भी निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर, निकाल सकते हो आप, कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं कर सकते आप। जो भी निकालना मॉलिक्यूल आप सीधा भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा मॉलिक्यूल आप करें, 1s करे 2s करे। ये भी हो गया भी आपका 2 केसेस। अब हमारे पास, अब आपको तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने सिखा दिया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना, बट एक केस और आता है जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है आपको, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। उस केस में हम कैसे निकालें, मान लो अगर आपने पूछा, गलती से उसने पूछा कि बताओ भी ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ओजोन में क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स से बेटा दे आस्क यू कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर इन ओजोन।
तो ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O3 में क्या होगा। एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको बताने जाता हूँ। देखो ओजोन का स्ट्रक्चर पहले बना हो, ये भाई स्ट्रक्चर इसका है, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ओजोन का। अब इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ये बन गए इसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो हमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल से आपको याद रखना कि भाई अगर मैं सिंपल बात करूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड में बॉन्ड ऑर्डर है 2, इस साइड में बॉन्ड ऑर्डर एक बॉन्ड है तो एक हो गए 3, टोटल बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। तो हमें निकालना है टोटल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अपॉन अपॉन हमें डिवाइड करना यहाँ पे भी नंबर ऑफ बॉन्ड ग्रुप्स, टोटल बॉन्ड ग्रुप्स। तो कितने हो गए यहाँ पे बॉन्ड, 2 + 1 3 हो गया, और बॉन्ड ग्रुप यहाँ पे बेटा कितने 2 हैं, तो कितना बना यहाँ पे, ये बना 3/2 = 1.5। 1.5 एक एग्जाम्पल आता है। दूसरा इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, जो हमने पढ़ा उसी से बात बताता हूँ मैं आपको। तो बॉन्ड का एक फॉर्मूला होता है भाई, कितने टोटल बॉन्ड्स हैं, टोटल बॉन्ड्स कितने इन्वॉल्व हुए रेजोनेंस में, अपॉन हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हैं। तो टोटल बॉन्ड्स यहाँ पे 3 हो रहे हैं, 3 बाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे 2 है, तो ये भी बनेगा 1.5। तो चाहे आप उससे निकालो, टोटल बॉन्ड नंबर ऑर्डर से निकालो, इंडिविजुअल एटम्स का करके डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स ग्रुप्स निकालो, या फिर ऐसे निकाल दो। अब इसी तरह से आपको मैं एग्जाम्पल एक और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको पूछा जाए, लेट्स गो फॉर द वन ऑफ द मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल पे चाहता हूँ, सो आपको और क्लियर हो जाएगी। मान लो अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि भी आप ये बता दो कि भाई C2H2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो पहले आप C2H2 इथाइलिन होता भाई यहाँ पे, तो HC∭CH। अब मैं पहले इसको निकालूंगा कितने बॉन्ड्स बने यहाँ पे। देखो बेटा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, तो मैं वही लगाता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का टोटल बॉन्ड्स हो गए भाई 1 + 3 + 1, ठीक है। अपॉन कितने बॉन्डिंग ग्रुप है बेटा यहाँ पे, तो बॉन्डिंग ग्रुप यहाँ पे बेटा 3 है। कैसे बने 3, देखो एक यहाँ पे हो गया बॉन्डिंग ग्रुप, एक हो गया 2 बॉन्डिंग ग्रुप, एक हो गया 3, तो 3 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे बेटा 3 और 5, 5/3 हो गया, 5/3 होता है भाई आपका 1.67 होता है। तो ये निकाल दिया आपने, इस तरह से निकाल दिया। तो ये भी आप तो याद रखना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अपॉन रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होता है यहाँ पे, और थर्ड याद रखना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंडिविजुअल निकाल के अपॉन इसको निकाल दो, ये भी बन जाता है। सिमिलरली मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक और फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो ये देखो भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा है उसमें, तो भी बॉन्ड ऑर्डर बताने का तरीका क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रेट है, NO3 1 नेगेटिव है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे दिखेगा बेटा, यहाँ पे आपको ये दिखेगा N, आपको एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक से डबल बॉन्ड दिखा देता हूँ, तो ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर दिखा देता हूँ, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिखा देता हूँ। अब ये रेजोनेंस बनाएगा तो कितने बनाएगा बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस बहुत सारे स्ट्रक्चर रेजोनेंस बनेंगे, एक बन गया, 2 बन गया स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बन गया, ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर बेटा 3 बन गया, पूरा नाइट्रोजन का बॉन्ड हमने घुमाना है, पूरा घुमाना है, ये बन गया बेटा 3 स्ट्रक्चर बन गए। तो 3 स्ट्रक्चर बन गए। अब इसमें अब टोटल बॉन्ड्स कितने इन्वॉल्व है बेटा, यहाँ पे देखो टोटल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड्स इन्वॉल्व, टोटल बॉन्ड्स अपॉन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बेटा 3, तो 4/3 हो गए, दैट इज इक्वल टू 1.33। अगर आप मेरा फॉर्म लगाना चाहते हो, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, वो क्या बताया भी, टोटल बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे बेटा 2 हो गया, यहाँ पे एक 3 हो गया, यहाँ पे एक 4 हो गया, तो वही 4 आएगा। अपॉन कितने बॉन्डिंग ग्रुप्स हैं बेटा, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड ग्रुप्स, देखो यहाँ पे भी एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये भी आएगा बेटा 1.33 आ रहा, डिवाइड का शेयर 1.33 आएगा ना, हाँ 1.33 आ। तो ये भी बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने का तरीका आपको सिंपल सी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, द कंसेप्ट इज ऑलवेज देयर। तो अब लास्ट लिस्ट क्या होगा बेटा, यहाँ पे लास्ट लिस्ट होगा, आपको कभी कभी पूछा जाएगा यहाँ पे द अनदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इज, तो वो क्या पूछेगा बेटा यहाँ पे, तो वो पूछा जाएगा आपसे कि भाई ये बता दो कि भाई बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल दिया आपने, बॉन्ड मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो भाई बेटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला है क्या बेटा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू √N × N+2, इसमें निकालते हैं बोल्ट्जमान में। अभी शायद आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे मिटाई नहीं होगी, मैंने वो मिटा दी मैंने, जैसे मैंने नाइट्रोजन का केस किया था, मैं आपको फिर दोबारा बताऊँ, जैसे नाइट्रोजन का केस किया हमने किया था, ठीक है, ये था नाइट्रोजन का केस N2 में। तो आपने देखा था नीचे यहाँ पे 2 ऑर्बिटल थे, उसके बाद एक ऑर्बिटल था, 2 ऑर्बिटल थे, उसके बाद एक ऑर्बिटल था। तो हमने P3 की बात की, तो मतलब 2p3 की बात की थी, तो 6 इलेक्ट्रॉन बने थे, 2 यहाँ पे 4 और 2 6।
तो यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से, तो कैसे में अनपेयर इलेक्ट्रॉन से भी पहले बात नहीं है, तो एन यहाँ पे जीरो, तो मैग्नेट क्या निकलेगा, ये निकलेगा जीरो प्लस टू दैट इज इक्वल टू जीरो होगा यहाँ पे, तो इसको मैंने जीरो आएगा। इसी तरह से मैग्नेट जब हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, देखो O2 की डायग्राम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब O2 के केस में क्या होगा, लेट्स सी, तो मैं O2 का लास्ट वाला डायग्राम बना देता हूँ। अब अगर O2 है तो O2 है, उसमें O में क्या भाई यहाँ पे 1s2 2s2 2p4। अब 4 की बात करो तो देखो ये भाई ये हो गया आपका लास्ट का 2p, इसमें आपका नीचे ऑर्बिटल एक आएगा, फिर दो आएंगे हमारे पास, फिर आपके दो आएंगे और फिर इसके बाद एक आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, यहाँ पे 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे p4 है, यहाँ पे भी p4 है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 और 8 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो अब N2 में बात करूँ, O2 में बात करूँ, तो यहाँ पे अब 2 है, पैरामैग्नेटिक है ये, पहली बात पैरा है क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पैरा होगा, अगर पेयर होंगे तो टाई होगा। तो इसका क्या आएगा यहाँ पे रूट ऑफ ये आएगा भाई 2 × 2 + 2, ये बना बेटा हमारे पास 4 2 8 और 8 और 2 √2 होता है, तो यहाँ पे इसका मोमेंट बनेगा 2 √2 बनेगा, बोर्मेटॉन के हिसाब से की वैल्यू आएगी। तो ये भी कभी कभी निकालने को बता देता है। और याद रखना ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे थर्ड टू बी पैरामैग्नेटिक है। आज के टॉपिक में मैं इसी से एंड कर रहा हूँ। तो मैंने आपको 3 टॉपिक एज अ होल मैंने आपको यहाँ पे कन्फाइंड किए हैं और आप मुझे बताओगे आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। सो बेटा आप क्वेश्चन जो आपके हैं यहाँ पे वो क्या क्या दो रहा हूँ आपको। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका है कि आप कमेंट बॉक्स में निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर किसका। तो योर होमवर्क फॉर यू, फर्स्ट कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बेंजीन C6H6, ये किसका निकालोगे। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ClO4 1 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। नंबर टू ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। और थर्ड आप निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालोगे आप यहाँ पे। द थर्ड इज यू हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑफ PO4 3 नेगेटिव, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप। ये 3 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया ट्रिक लगा के। और ये आपका आज का टॉपिक बनता है। दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।